हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो ये जो वीडियो है आपका, जो भूगोल का हम टॉप 30 वाले क्वेश्चन देख रहे थे, उसका पार्ट सेकंड है। तो पार्ट वन अभी तक जिन्होंने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है, देखो लास्ट जो हमने पार्ट वन में देख लिया था, यहाँ तक देख लिया था, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन कीजिए। तो ये प्रश्न हम पार्ट वन में देख चुके हैं। उसके बाद अगला जो आज का पहला प्रश्न है वह है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में जो जनसंख्या है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है, तो इसका क्या कारण है। तो जो प्रभावित करने वाले कारक है, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक कारक, दूसरा होता है आर्थिक सामाजिक कारक। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भले ही आपके बोर्ड एग्जाम तक चैनल के साथ जुड़ रही है, तो ये है कि अगर आप एग्जाम तक जुड़ते हैं तो 100% आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। पहला आपका प्राकृतिक कारक, इन, इन इस सॉरी इनके अंतर्गत वर्षा, तापमान, धरातल, मिट्टी, जल, खनिज पदार्थ आदि मुख्य हैं। उसके बाद है आर्थिक सामाजिक कारक। आर्थिक व सामाजिक कारकों में उद्योग धंधे, यातायात एवं संचार के साधन, कृषि पद्धति, सिंचाई के साधन, शांति एवं सुरक्षा, शिक्षा एवं संस्कृति, राजधानियां, नगरीय आकर्षण, आधुनिक भौतिक सुविधाएं, धार्मिक एवं सामाजिक परंपराएं आदि कारक मुख्य हैं। दूसरा है आपका जलवायु। ठीक है, मतलब ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, इसी सेकंड पॉइंट में आपका पहला है आपका जलवायु। ठीक है, तो जलवायु क्या है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जहां तापमान अत्यधिक गर्म तथा ठंडा होता है, वहां जल घनत्व कम, तथा जहां सामान्य तापमान रहता है, वहां जन घनत्व अधिक पाया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जनसंख्या घनत्व वर्षा के वितरण का अनुसरण करता है। राजस्थान में वर्षा कम होती है अतः घनत्व भी कम है, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल आदि राज्यों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए इसमें इनमें जनसंख्या घनत्व भी अधिक मिलता है। दूसरा इसी में है पॉइंट, धरातलीय संरचना। पर्वतीय एवं पठारी असमतल धरातल की अपेक्षा समतल मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व उच्च होता है, क्योंकि समतल धरातल कृषि, उद्योग, आवास आदि के लिए उपयुक्त रहता है। इसलिए भारत के विशाल मैदान में सघन जनसंख्या निवास करती है। दूसरा है आपका उपजाऊ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उपजाऊ समतल मैदानों, नदियों की घाटियों, तटीय मैदानों या डेल्टाओं में निवास करती है, क्योंकि इन क्षेत्रों की उपजाऊ मिट्टी उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न एवं जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करती है। यही कारण है कि भारत में जनसंख्या घनत्व उत्तर के विशाल मैदान और पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में अधिक पाया जाता है, जबकि दक्कन के पठार तथा थार के मरुस्थल में जनसंख्या कम निवास करती है। अगला है यातायात के साधन। यातायात के साधन मानव जीवन में उपयोगी पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। व्यापार, उद्योग, कृषि आदि सभी यातायात साधनों से प्रभावित होते हैं। पर्वतीय वनों से ढके हुए तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाया है, अपेक्षाकृत कम जनसंख्या निवास करती है। गंगा यमुना के विशाल मैदानों में रेलों एवं सड़कों का जाल बिछा होने के कारण जनसंख्या का जमघट पाया जाता है। ठीक है, और ये इतने कारण आप लोगों ने देख लिए कि जो जनसंख्या है अलग अलग जगहों पर कम ज्यादा है, क्यों है, उसके कारण आपने अच्छे से समझ लिए। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवजन के कारण बताइए। मतलब लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, ग्रामों में आधारभूत सेवाओं का अभाव। दूसरा है ग्रामों में रोजगार साधनों का अभाव। तीसरा है भारत के ग्रामों का मुख्य व्यवसाय कृषि का पिछड़ापन। चौथा है ग्रामों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति उदासीनता। फिर है पांचवा, सुरक्षा, मनोरंजन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। वास्तव में भारत की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था परंपरागत रूप से ग्रामीण थी, परंतु स्वतंत्रता पूर्व व उपरांत इनके विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत ही समस्याग्रस्त होते गए। फलतः ग्रामीण जनसंख्या रोजगार की तलाश और पर्याप्त सेवा व सुविधाओं की आशा में ग्रामों से नगरों में प्रवास कर रही है। ठीक है, तो इतने आपने देखे। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपने देखना है वह है, मानव विकास के मापन की तीन प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। मापन के तीन प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। तो पहला तो हम पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास को निर्धारित करने के तीन संयुक्त यानी मिश्रित संकेतकों का निर्माण किया है। इन सूचकांकों के अंतर्गत अन्य संबंधित सूचकांक भी सम्मिलित है। मानव विकास के ये संयुक्त सूचकांक, पहला है दीर्घ जीविता ज्ञान आधार, तीसरा है उच्च जीवन स्तर। अगला प्रश्न है, गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है, अथवा गैरिसन नगर क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो इसका आप आंसर देख रहे हैं
गैरिसन या छावनी नगरों का उदय सैनिक अभ्यास प्रशिक्षण कार्यालय तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों के लिए हुआ है। इन नगरों को कैंटोनमेंट या कैंट भी कहते हैं। अतः गैरिसन प्रतिरक्षा या छावनी नगर है जहां सेना संबंधी कार्यों की प्रधानता होती है। जोधपुर, अंबाला, देहरादून, लैंसडाउन, मेरठ, रानीखेत, जालंधर आदि प्रमुख गैरिसन नगर हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किन्हीं दो धार्मिक नगरों के नाम लिखिए। तो पहला आपका हरिद्वार और ऋषिकेश। अगला प्रश्न जो कि आपने देखना है वह है भारत के किन्हीं दो महानगरों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो आंसर हो जाएगा 10 से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। भारत के ऐसे ही दो महानगरों के नाम लखनऊ और भोपाल है। इन महानगरों में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी अपना महत्व रखता है। इसी प्रकार भोपाल तथा मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वह झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यह दोनों नगर पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला है मेगा नगरों को परिभाषित कीजिए। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का वितरण बताइए। और यही क्वेश्चन आपका घुमा फिरा करके आया है, तो आप इन क्वेश्चंस को और चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो क्या कारण है इसका? पहला है सघन या गुच्छित बस्तियां। भारत में अधिकांश जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गुच्छित बस्तियां हैं। इस प्रकार के गांवों के मकान परस्पर सटे हुए होते हैं। ये ग्रामीण बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती हैं। भारत के गंगा यमुना मैदान सघन बस्तियों का व्यापक विस्तार है। इन बस्तियों के साथ कभी कभी एक बस्ती भी संबंध होती है जिसे पल्ली, माजरा या नगला कहते हैं। अगला है अर्धगुच्छित बस्तियां। ऐसे गांव में जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर तथा अन्य निम्न पिछड़े वर्ग समुदाय के लोग बाहरी हिस्सों में रहते हैं। इस प्रकार की बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में मिलती हैं। तीसरा है पल्ली बस्तियां। जब भौतिक या मानवीय कारणों से मुख्य गांव के साथ एक गौण ग्राम या कुछ मकानों झोपड़ियों का समूह, जिसे कहते हैं गौण ग्राम को, मुख्य ग्राम से कुछ दूरी पर स्थित होता है, पल्ली तथा नगला आदि कहलाता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं इसमें प्रकीर्ण बस्तियां। ठीक है, प्रकीर्ण बस्तियों में क्या आ जाएगा? सुदूर जंगलों अथवा पहाड़ियों की ढालों पर दूर दूर एकाकी मकानों की बस्ती प्रकीर्ण प्रकार की होती है। भारत में पर्वतीय राज्य मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल में इस प्रकार की बस्तियां अधिक पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। उसके और अगले प्रश्न पर जाने से पहले बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है मेहनत तो लग रही है वीडियो को बनाने में, तो थोड़ा सा फल हमको भी मिलना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। तो वापस चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने देख लिया। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। अगला है नगरीय अधिवास को परिभाषित कीजिए तथा कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। और इस बार पूरा पूरा चांस है इस क्वेश्चन का बच्चों आपके एग्जाम में आने का। तो इसका आंसर देखते हैं। नगरीय अधिवास, नगरीय अधिवास से आशय कस्बे से लिया जाता है। यह मानवीय सभ्यता का एक ऐसा प्रतिरूप है जहाँ के निवासी द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के व्यवसायों में संलग्न होते हैं। अर्थात नगर के निवासी प्राथमिक व्यवसायों जैसे कृषि, पशुपालन, आखेट, खनन व मत्स्य आदि नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ के निवासी मुख्यतः निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, उच्च सेवाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। यह आवश्यक यह आवश्यक नहीं है कि किसी नगर में अनेक कार्य संपन्न होते हैं, वरन नगर में कोई एक व्यवसाय भी प्रमुख हो सकता है। नगर बस्तियों में प्रायः परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन आदि कार्यों की पर्याप्त व्यवस्था पाई जाती है। फिर है भारत के नगरों का कायिक कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो क्या कैसे है। पहला है आपका खनन नगर, तो इसको आप यहाँ से देख करके याद कर लीजिएगा। दूसरा है आपका औद्योगिक नगर, तीसरा है आपका व्यापारिक नगर, चौथा है आपका प्रशासनिक नगर, और फिर पांचवा है सैनिक महत्व अथवा सुरक्षा कार्य के नगर, और छठा है आपका सांस्कृतिक नगर, सातवां है मनोरंजन एवं पर्यटक नगर। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीढ़ी के आकार के प्रतिरूप खेत कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते होंगे, तो जैसा आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनका आप नाम लिख दीजिएगा। अगला है भारतीय कृषि की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो आंसर देखते हैं। भारत गांवों का देश है। देश के 5.5 लाख से अधिक गांवों में रहने वाले लगभग 60% लोगों की आजीविका का साधन कृषि है, किंतु देश की कृषि से भारतीय कृषक असंतुष्ट हैं।
अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय से प्राप्त हो रहे योगदान में कमी आती जा रही है। इसके लिए भारतीय कृषि की निम्नलिखित समस्याएं उत्तरदायी हैं। पहला है, भारतीय कृषि वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी प्रसार युग में भी प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ कृषि विकास मानसूनी वर्षा से प्रभावित रहता है, क्योंकि सिंचाई की आज भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दूसरा है, देश की कृषि में अनार्थिक जोत की इकाइयों की व्यापकता है। अत्यंत छोटे आकार और बिखरे खेतों के कारण कृषि में उच्च तकनीकी साधनों और उपकरणों का उपयोग न होने के कारण कृषि उत्पादकता निम्न रहती है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि निवेश के विभिन्न पक्ष जैसे उत्तम बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, तकनीकी उपकरण आदि पर कृषक की हीन दशा और सरकार की उपेक्षा के कारण पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला है, उपयुक्त समस्याओं के अतिरिक्त भारत की कृषि की अन्य समस्याओं में निम्न उत्पादकता, श्रम प्रधानता, वर्ष भर रोजगार का अभाव, व्यापारिक फसलों का अभाव, कृषक निर्धनता, विपणन एवं उपज मूल्य आदि से संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं, जिनके कारण देश की कृषि की दशा ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय जल आपूर्ति समस्या के समाधान में वर्षा जल के संदोहन का मूल्यांकन कीजिए। तो इसको देखते हैं। या फिर वर्षा जल संग्रहण की उपयोगिता बताइए। तो इसका आंसर बच्चों आप बना करके भी ले सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को रोक करके आप यहीं पर पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वर्षा जल संग्रहण आप पहले भी हर क्लास में पढ़ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन क्या है। तो इसको देखते हैं। जल संभर प्रबंधन से अभिप्राय मुख्य रूप से धरातली और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोककर विभिन्न विधियों द्वारा भूमिगत जल का संचयन और पुनर्भरण सम्मिलित है। विस्तृत अर्थ में जल प्रबंधन के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति और प्राणियों का मानव द्वारा प्रबंधन, संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और मानव समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना है। इस प्रकार जल संभर व्यवस्था की सफलता विवेकपूर्ण मानव समुदाय के सहयोग पर निर्भर होती है। फिर है, भारत में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहले तो आपका गोवा, फिर छत्तीसगढ़, ऐसे उड़ीसा और फिर झारखंड है, ठीक है। तो इनको हम पढ़ लेते हैं एक एक करके अच्छे से, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले गोवा। यह राज्य भारत का प्रथम लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। यहाँ से देश का लगभग 32% लौह अयस्क प्राप्त होता है। गांव में मुख्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र पिरना, अदोल, पाले ओनेडा, कुडनेन, सुरला आदि हैं। छत्तीसगढ़। लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र में इस राज्य का भारत में दूसरा स्थान है, जहां देश का लगभग 20% लौह अयस्क खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, ठीक है, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी खान है बेलाडीला, तथा डल्ली, राजहरा, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बस्तर आदि जिलों में भी अल्प मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है। तीसरा है आपका उड़ीसा। यहाँ देश के लगभग 30% लोहे के भंडार सुरक्षित है। खनिज के उत्पादन में उड़ीसा राज्य का भारत में तीसरा स्थान है। इस राज्य में लोहे की खानें क्योंझर और उसके बाद मयूरभंज, किरीबुरु, दैतारी, गुरुमहेसानी, सुंदरगढ़ तथा बादाम पहाड़ है। मयूरभंज में भारत की सबसे बड़ी लोहे की खान है। और यहीं से आपके एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और टिक मार्क आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन यहीं से आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड। यह नवगठित राज्य 16% लौह अयस्क का उत्पादन कर देश में चौथा स्थान रखता है। यहाँ लौह अयस्क की प्रमुख खाने नोआ मुंडी, गुआ, बुधाबुरु, पंसीराबुरु तथा मनोहरपुर आदि में है। यह सिंहभूम लौह पेटी विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस पेटी में राज्य का 14% लौह अयस्क निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। तो भारत में कोयले का वितरण बड़ा ही असमान है। भारत का लगभग 70% कोयला दामोदर नदी की घाटी से निकाला जाता है। भारत में कोयला उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं। पहला है झारखंड। इस राज्य का कोयला उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। इस राज्य से भारत का लगभग 32% कोयला लगभग 31 स्थानों से निकाला जाता है। यहाँ झरिया, बाकारा, राजमहल, करणपुर, डाल्टनगंज एवं गिरडीही आदि प्रमुख कोयला खाने हैं। अगला है उड़ीसा। इस राज्य का कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ ढेंकेनाल, संबलपुर तथा सुंदरगढ़ में कोयले के भंडार हैं। अगला है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। यह राज्य भारत का लगभग 20% कोयला उत्पादन करते हैं। यहाँ पेंच घाटी, सोहागपुर, उमरिया, सिंगरौली, रायगढ़, रामकोला, कोरला तथा बिलासपुर क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल।
इस राज्य से देश का लगभग 12% कोयला निकाला जाता है। यह बर्धमान, पुरुलिया तथा बांकुड़ा जिलों में कोयला निकाला जाता है। इस राज्य में भारत की सबसे बड़ी कोयला खान रानीगंज स्थित है। अगला है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में गोदावरी नदी घाटी, सिंगरेनी, तंदूर तथा सस्ती कोयले की प्रमुख खानें हैं। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले बच्चों कि जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको आप कंटिन्यू कोशिश करिएगा कि 1 से 2 बार रिपीट करने का, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड आपके क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है, तो कोशिश करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो सबसे पहले तो आपने चीनी उद्योग के बारे में यहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद स्थानीयकरण के कारण क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है, और पढ़ लीजिए यहीं से आप वीडियो को रोक करके। अगर देखो बोर्ड एग्जाम में लाने हैं अच्छे नंबर, थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का महत्व आंकिए। तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ हुगली प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कोलकाता, हावड़ा इस प्रदेश के केंद्र में स्थित है। इस प्रदेश के विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। 1855 में रिसरा में जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश के आधुनिक औद्योगिक समूहन के युग का प्रारंभ किया। जूट उद्योग यहाँ सबसे अधिक विकसित है। इसके अतिरिक्त हुगली औद्योगिक प्रदेश में हावड़ा और भटपारा में जूट उद्योग का भी केंद्रीकरण है। जूट उद्योग के साथ ही यहाँ अन्य उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मशीनें, विद्युत, रासायनिक औषधियां, उर्वरक, पेट्रो रसायन उद्योग भी विकसित है। चितरंजन में डीजल इंजन, कोन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है, ठीक है। तो इतना ही आपने लिख देना है, काफी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न देखना है वह है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। तो इसको देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। इस नहर के निर्माण एवं उपयोग से यहाँ सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक उपयोग से जल भराव, मृदा लवणता और अन्य पर्यावरणीय निम्नीकरण समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं तथा बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय पोषणता पर प्रश्न उठाए हैं। वास्तव में विगत 4 दशकों में जिस तरह से यहाँ विकास हुआ है और भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, उसने विद्वानों को इस दृष्टिकोण को उचित ठहरा है। फिर है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास हेतु उपाय। पहला है आपका जल प्रबंधन नीति, दूसरा है आपका जल सघन फसलों पर नियंत्रण, और तीसरा है बहते जल से मार्ग क्षति पर नियंत्रण, और चौथा है वनीकरण, ठीक है। इतना आपने पॉइंट आपने पढ़ लेने अच्छे से। अगला प्रश्न है, भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम बताइए। तो पहला है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, दूसरा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है। अगला प्रश्न है, संचार के 2 सार्वजनिक साधनों के नाम लिखिए। तो पहला है आपका रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संगोष्ठी, सम्मेलन, जनसभा, ये सारी क्या है, जनसंचार के माध्यम है। फिर है भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डों की संख्या बताइए। तो टोटल कितनी है, 5। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण रेलवे के मुख्यालय का नाम बताइए। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। फिर है, भारत में सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला है, भारतीय रेल की स्थापना किस वर्ष हुई, 1953 में। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेल मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रॉड गेज रेल मार्गों को बड़ी लाइन भी कहते हैं। इस रेल मार्ग की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। तेज गति वाली गाड़ियों के लिए यह लाइन बनाई गई है। वर्ष 2014 में इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 55,956 किलोमीटर थी। अगला है, भारत के विदेश व्यापार में मुंबई बंदरगाह का भौगोलिक महत्व आकिए। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला तो यह है कि यह बंदरगाह सुएज नहर द्वारा यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका के देशों के लगभग केंद्र में स्थित है, जिससे यातायात व्यय एवं समय की बचत होती है। फिर है, इस बंदरगाह द्वारा इन देशों की आधुनिक तकनीक, मशीनें, खनिज तेल तथा अन्य वस्तुओं का आयात तथा विस्तृत पृष्ठ प्रदेश होने के कारण देश में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने से विदेश व्यापार में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, यह प्राकृतिक बंदरगाह है जिसकी व्यवस्था सुगम तथा कम व्यय साध्य है। नेक्स्ट है आपका कांडला बंदरगाह, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, अलग से ही आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। गुजरात में कच्चे की खाड़ी के मुहाने पर अब अवस्थित कांडला पत्तन को देश के पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर भाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। इस पत्तन को पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोलियम तथा उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, और कुछ ही प्रश्न बचे हैं और जो आपके भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हो जाएंगे कंप्लीट। अगला देख रहे हैं, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है। तो प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का आयात करता है तथा कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात भी करता है। आयात तथा निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। और इसके बाद अगला जो प्रश्न आपने देखना है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दो बंदरगाहों के प्रमुख आयात निर्यात को उल्लेखित कीजिए। तो पहला है आपका मुंबई, दूसरा है कांडला। कांडला के बारे में भी हमने पढ़ा। तो मुंबई क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस पत्तन द्वारा खनिज तेल, मशीनें, मोटर, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक, फिल्में, रंग रोगन आदि का आयात तथा सूती वस्त्र, अभ्रक, चमड़ा, अलसी, कपास आदि का निर्यात किया जाता है। अगला है कांडला। यह भारत का आधुनिक पत्तन है जो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसके द्वारा खनिज तेल, लौह इस्पात, कागज, खजूर तथा विद्युत सामग्री का आयात एवं नमक, मछली, सिले हुए वस्त्र, जिप्सम, अभ्रक, मैग्नीज आदि का निर्यात होता है। फिर है भारत के महानगरों में गंदी बस्तियों की समस्याओं का उल्लेख। तो इसको पढ़ लेते हैं। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव तथा पेयजल, प्रकाश और शौच सुविधाएं जैसी आधारभूत आवश्यक सेवा एवं वस्तुओं का अभाव पाया जाता है। यह क्षेत्र इन मूलभूत समस्याओं के अतिरिक्त भीड़ भाड़, पतली संकरी गलियों तथा आग जैसे गंभीर खतरों के जोखिम से युक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिमपूर्ण कार्य करती है। ये लोग अल्प पोषित होते हैं और विभिन्न रोगों तथा बीमारियों की संभावना के जोखिम में जीते हैं। इनके बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रहते हैं तथा विभिन्न प्रकार के अपराध, नशे, गुंडागर्दी, पलायन एवं उदासीनता आदि समस्याओं के कारण सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख होते हैं। फिर है, भारत में मुंबई में स्थित धारावी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है। इसके अतिरिक्त सभी महानगरों और शहरों की रेलवे लाइन के निकट, नदियों के किनारे या अन्य खाली पड़े क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का अधिक जमाव पाया जाता है। अतः यह बस्तियां सभी प्रकार की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से ग्रस्त है। और अगला जो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर, वो है, भारत में नगरीय कूड़ा करकट निस्तारण संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका, शहर, जनसंख्या एवं महानगरों में ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में निकलने वाला वह पदार्थ जो मृदा, जल एवं वायु में मिश्रित होकर इनकी प्राकृतिक गुणवत्ता का ह्रास करता है। ठीक है, इसको आप पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, और क्वेश्चन जितने क्वेश्चन देखे हैं सभी ने आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अगला है, देखो मानचित्र वाला है, क्योंकि आपका मानचित्र भी आएगा भरने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको मानचित्र तो नहीं दिखा रहा हूँ, बट हाँ जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस रहते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका, मैं यहाँ पे क्वेश्चन और उसका आंसर बता दूंगा। पहला है रोपण कृषि का वृहद क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षिणी पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया। दूसरा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी टर्मिनल नगर। तो ये हो जाएगा व्लादिवोस्टोक। तीसरा है भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर का नाम। तो ये हो जाएगा स्वेज नहर। चौथा है जापान का प्रमुख औद्योगिक केंद्र। तो इसका हो जाएगा टोक्यो, याकोहामा। क्लियर है। फिर है सोवियत रूस का प्रमुख औद्योगिक केंद्र। ठीक है, और इनके जो उत्तर हैं बच्चों, ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक मैप की अलग से वीडियो दे दूं जिसके अंदर आपके सारे मैप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मैप की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने क्वेश्चन आपने इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे, सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। और अगर कोई भी डाउट हो इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। तब तक आप सभी से अलविदा, और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।